हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रजनन क्या होती है? तो प्रजनन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी जीव के द्वारा अपने जैसे जीवों का उत्पादन किया जाता है, अर्थात नए जीवों के जनन की क्रिया को कहा जाता है प्रजनन। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में जो विभाजन होता है वह समसूत्री विभाजन होता है और इस प्रक्रिया में युग्मकों के निर्माण निषेचन की क्रिया द्वारा नहीं होती है, जबकि जो लैंगिक जनन होता है उसमें युग्मकों का निर्माण होता है और इसमें जो विभाजन होती है वह अर्ध समसूत्री विभाजन होती है। लैंगिक प्रजनन की क्रिया में जो बनने वाला जीव होता है वह अपने जनक से भिन्न होता है, जबकि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में बनने वाला जीव अपने जनक के समान होता है, उसके बहुत सारे गुण उसके जनक के समान होते हैं। और अलैंगिक जनन की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र गति से होती है, जबकि मनुष्यों में पाए जाने वाला लैंगिक जनन की प्रक्रिया धीमी गति से होती है। अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत स्तरीकरण आता है, कलम लगाना आता है और उपरोपण आता है। अब हम अगला निषेचन के बारे में पढ़ते हैं। नर युग्मक का अंड कोशिका से संयुक्त होना निषेचन कहलाता है, अर्थात मादा में जो अंडाणु होते हैं और नर में जो शुक्राणु होते हैं वे आपस में मिलते हैं, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। निषेचन की क्रिया केवल लैंगिक जनन में होती है, अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अलैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक आपस में नहीं मिलते हैं, जबकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। अंड युग्मक जिसे शुक्राणु कहा जाता है, जबकि मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है, तो इसे हमें याद रखना है। नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है, जबकि मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। निषेचन दो प्रकार के होते हैं। पहला निषेचन होता है बाह्य निषेचन, जबकि दूसरा निषेचन होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन वह प्रक्रिया होती है इसमें मादा के शरीर के भीतर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। बाह्य युग्मक के अंतर्गत मेंढक आते हैं, जिसमें निषेचन की प्रक्रिया जल में होती है, जबकि जो आंतरिक निषेचन होता है उसमें निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर के भीतर होती है। इसके अंतर्गत मनुष्य और भैंसे आते हैं। मनुष्य में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वह मादा के फैलोपियन नलिका में होती है और मनुष्यों में पाया जाने वाला जो निषेचन होता है वह आंतरिक निषेचन का उदाहरण है। नर युग्म वह एक चलायमान युक्ति होती है, अर्थात उसमें सिर होता है, उसमें ग्रीवा होती है और उसमें पूँछ होता है, जिसके माध्यम से वह गति करता है, जबकि जो मादा युग्मक अंडाणु होती है वह स्थिर होती है। नर युग्मक का जो निर्माण होता है वह वृषण में होता है और वृषण में जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है शुक्र जनन प्रक्रिया और इसी प्रक्रिया के माध्यम से शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि जो मादा होती है उसमें अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है अंड जनन प्रक्रिया। तो इन बिंदुओं को हमें याद रखना है। अब हम नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। नर जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी वृषण होती है, वृषण कोश होती है, अधिवृषण होती है, शुक्राशय होती है, शुक्रवाहिनी होती है, मूत्रमार्ग और शिश्न होता है। इन सभी को मिलाकर एक तंत्र का निर्माण होता है और इस तंत्र को कहा जाता है नर जनन तंत्र। अब हम इसका वर्णन देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं वह है मूत्राशय, उसके नीचे में ग्रंथि पाई जाती है जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं और ये जो मांसल संरचना होती है उसे शिश्न कहा जाता है। उसके मध्य में एक नली होती है जिसे मूत्रमार्ग कहा जाता है। यहाँ पर स्थित होता है वृषण और वृषण के बाहर एक थैली होती है उसे कहा जाता है वृषण कोश। यहाँ पर एक वाहिनी होती है उसे कहा जाता है शुक्रवाहिनी। वृक्क से जो मूत्र आती है वह मूत्राशय में एकत्रित होने के लिए मूत्र नलिका के माध्यम से आती है और यहाँ पर स्थित होता है शुक्राशय। इन सभी के बारे में हम चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। वृषण और वृषण कोश क्या होती है? तो वृषण एक प्रकार की नर जनन ग्रंथि होती है और यह मनुष्य का प्राथमिक जनन अंग होता है। वृषण एक थैलीनुमा संरचना में होती है जिसे वृषण कोश कहा जाता है। हमने देखा कि जो वृषण होती है उसके बाहर में एक कोश होती है, थैलीनुमा संरचना, उसे वृषण कोश कहा जाता है। वृषण की कोशिकाओं के द्वारा नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। हमने इसे पढ़ा था कि वृषण की कोशिकाओं में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। जो नर युग्मक होता है जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, इसमें एक सिर होती है, एक ग्रीवा होती है और उसमें एक पूँछ होता है। इसी पूँछ के माध्यम से यह चलायमान होती है, यह गति करती है, जबकि जो अंडाणु होता है वह स्थिर होती है, उसमें गति नहीं होती है। वृषण का ताप अपेक्षाकृत कम होता है, इसी कारण यह शरीर से बाहर स्थित होता है। वृषण में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है और इस द्रव को कहा जाता है वृषण द्रव। हम केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।
विसर्जन नलिकाओं के बीच एक प्रकार की अंतराली कोशिका पाई जाती है जिसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनन हार्मोन होता है जिसके माध्यम से मनुष्य के विभिन्न प्रकार के लैंगिक लक्षण साथ ही जो यौवन क्षमता होती है उसके लिए यह हार्मोन जिम्मेदार होता है। वृषण का कार्य क्या होता है? तो वृषण के दो कार्य होते हैं। पहला है शुक्राणुओं का निर्माण और दूसरा कार्य होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव। अधिवृषण होता है उसका एक छोर वृषण से जुड़ा होता है जबकि इसका दूसरा छोर शुक्रवाहिका से जुड़ा होता है। यहाँ पर एक प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे अधिवृषण कहा जाता है और इसका एक सिरा जो है शुक्रवाहिनी से जुड़ा होता है जबकि दूसरा सिरा वृषण से जुड़ा होता है। शुक्रवाहिका की जो पतली नली होती है वह अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वाहिका दी गई है शुक्रवाहिका जिसके माध्यम से अधिवृषण जो है शुक्राशय से जुड़ती है और इसके माध्यम से जो शुक्राणु होते हैं वह आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होता है शुक्राशय जो एक जोड़ी पॉलीयुक्त रचना होती है और जो प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर में स्थित होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई है प्रोस्टेट ग्रंथि, इसके ऊपर में स्थित होता है शुक्राशय। दोनों शुक्राशय मिलकर संकलित वाहिका का निर्माण करती है। इसके बाद अगला होता है पुरहिस्थ जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहा जाता है। यह मनुष्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है और यह मूत्रमार्ग और मूत्राशय के बीच में संबंध स्थापित करता है और इसके द्वारा एक द्रव स्रावित होता है जो कि शुक्राणु को एक विशिष्ट गंध प्रदान करता है। पुरहिस्थ ग्रंथि जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहा जाता है और इसी ग्रंथि के माध्यम से वीर्य का उत्पादन होता है। तो इस बिंदु को हमें याद रखना है कि प्रोस्टेट ग्रंथि के माध्यम से वीर्य का उत्पादन होता है और अंत में आता है शिश्न जो एक प्रकार की मांसल संरचना होती है। इसके बाद हम मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आता है अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। इन सभी को मिलाकर मादा जनन तंत्र का निर्माण होता है। अब हम इसकी स्थिति देख लेते हैं। यहाँ पर स्थित होती है अंडवाहिनी, इसके नीचे में एक जोड़ी अंडाशय होती है। यहाँ पर स्थित होता है गर्भाशय जहाँ पर शिशु अर्थात भ्रूण का विकास होता है। जो गर्भाशय होती है उसके जो अंतिम छोर होता है उसे कहा जाता है ग्रीवा और उसके बाहर में होता है योनि। तो चलिए एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अंडाशय के बारे में पढ़ते हैं। अंडाशय की संख्या होती है एक जोड़ी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जोड़ी अंडाशय होती है और उसके भीतर में अंडाणुओं का निर्माण होता है जो कि अंड जनन प्रक्रिया के माध्यम से होता है। अंडाशय का जो बाह्य स्तर होता है वह एपिथेलियम के द्वारा बना होता है। एपिथेलियम अर्थात उपकला ऊतक होता है, अर्थात इसकी संरचना एक ऊतक के माध्यम से होती है। अंडाशय का जो आंतरिक भाग होता है वह तंतुओं तथा संयोजी ऊतक से बना होता है और इसे कहा जाता है स्ट्रोमा। तो इस बिंदु को हमें याद रखना है कि जो अंडाशय होती है उसका आंतरिक भाग तंतुओं और संयोजी ऊतकों से बना होता है और उसे कहा जाता है स्ट्रोमा। अंडाशय में दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हार्मोन होते हैं जो कि जनन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आता है अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन नलिका। यहाँ पर स्थित होती है अंडवाहिका या फिर फैलोपियन नलिका। अंडवाहिका के एक सिरा जो है गर्भाशय से जुड़ा होता है जबकि दूसरा सिरा उंगलीनुमा संरचना से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उंगलीनुमा संरचना और इसका जो दूसरा सिरा होता है वह गर्भाशय से जुड़ा होता है। इस उंगलीनुमा संरचना को कहा जाता है फ्रिम्बी। तो इसे हमें याद रखना है कि जो उंगलीनुमा संरचना होती है उसे फ्रिम्बी कहा जाता है। फैलोपियन नलिका के कार्य क्या होते हैं? तो जो फ्रिम्बी होती है उंगलीनुमा संरचना उसके द्वारा अंडाणुओं को पकड़ा जाता है और वह गर्भाशय तक पहुँचाने का कार्य इसी फैलोपियन नलिका के माध्यम से होता है। तो इन सभी बिंदुओं को हमें याद रखना है। अगला हम पढ़ते हैं गर्भाशय के बारे में। गर्भाशय का जो एक ओर होता है वह अंडवाहिनी में खुलती है जबकि इसके निचला सिरा एक संकरा भाग होता है जिसे ग्रीवा कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे कहा जाता है गर्भाशय। इसका जो एक सिरा होता है वह अंडवाहिनी से जुड़ा होता है जबकि इसका जो दूसरा सिरा होता है उसे ग्रीवा कहा जाता है। गर्भाशय का कार्य क्या होता है? तो गर्भाशय के माध्यम से जो निषेचित अंडाणु होते हैं उसके माध्यम से भ्रूण परिवर्धन हेतु स्थान प्रदान किया जाता है, अर्थात जो भ्रूण का विकास होता है वह गर्भाशय में ही होता है। उसके बाद अगला होता है योनि। यह एक नली रूपी रचना होती है। इसका जो एक सिरा होता है वह मादा जनन क्षेत्र होता है जबकि इसके पीछे का सिरा जो होता है वह गर्भाशय के ग्रीवा से जुड़ा होता है। इसका जो बाहरी सिरा होता है उसे कहा जाता है मादा जनन क्षेत्र जबकि इसका दूसरा सिरा गर्भाशय की ग्रीवा से जुड़ा होता है। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। अंडोत्सर्ग क्या होती है? तो अंडाशय के द्वारा अंडाणु के निर्मुक्ति की प्रक्रिया को कहा जाता है अंडोत्सर्ग। अगला हम पढ़ते हैं कार्पस लुटियम के बारे में। कार्पस लुटियम एक प्रकार की ग्रंथि होती है जिसके माध्यम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव होता है। तो यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कार्पस लुटियम नामक ग्रंथि के माध्यम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव होता है। यह एक महत्वपूर्ण जनन हार्मोन होता है
और यह अनेक प्रकार की जनन क्रियाओं को संचालित करता है। जो शुक्राणु होते हैं उसका निर्माण जो है जनन एपिथेलियम की कोशिका के विभाजन से होता है। एपिथेलियम मतलब होता है उपकला ऊतक, और जनन उपकला ऊतक की कोशिकाएं होती है, उसके विभाजन से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एक स्पर्मेटोसाइट के माध्यम से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है और ये सभी चारों शुक्राणु निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। जबकि जो अंडाणु का निर्माण होता है मादा में, वह होता है जनन एपिथेलियम में, और जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं के विभाजन के माध्यम से अंडाणु का निर्माण होता है। और जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है उंगोनिया, और इसके माध्यम से केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है। तो इस बिंदु को हमें याद रखना है कि जो अंडाणु का निर्माण होती है वह जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं के विभाजन से होती है, और इस प्रक्रिया में केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है। अगला हम पढ़ते हैं प्रजनन प्रक्रिया। प्रजनन प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले जो वृषण और अंडाणु होते हैं वे युग्मकों का निर्माण करते हैं। इसके जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वह अर्धसमसूत्री विभाजन द्वारा होती है। तो इस बिंदु को हमें याद रखना है कि जो मादा युग्मक होते हैं और नर युग्मक होते हैं वे आपस में अर्धसमसूत्री विभाजन के माध्यम से युग्मनज का निर्माण करते हैं। उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में सम्मिलित होने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है, और इसके माध्यम से युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें नर युग्मक का केवल केंद्रक भाग लेता है, जबकि संपूर्ण मादा युग्मक भाग लेती है। तो इस बिंदु को हमें याद रखना है कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है उसमें नर युग्मक का केवल केंद्रक भाग लेता है, जबकि संपूर्ण मादा युग्मक भाग लेती है। इसके पश्चात अगला प्रक्रिया होती है भ्रूणीय विकास। भ्रूणीय विकास में युग्मनज जो है तीव्रता से समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होते हैं। इन दोनों बिंदुओं को हमें याद रखना है कि जो युग्मनज का निर्माण होता है वह अर्धसमसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, जबकि युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया के पश्चात तीव्र गति से समसूत्री विभाजन होता है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से एक विकसित युग्मनज का निर्माण होता है, और यही विकसित युग्मनज जो होता है वह भ्रूण कहलाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है विभिन्न प्रकार के क्रमिक परिवर्तनों अर्थात भ्रूणीय विकास के द्वारा होती है। भ्रूण का पोषण जरायु एनियाम तथा अर्पा प्लेसेंटा के द्वारा होता है। परीक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भ्रूण का जो पोषण होता है वह इन दोनों के माध्यम से होता है। जो जरायु होती है वह गर्भ की सबसे बड़ी झिल्ली होती है। प्लेसेंटा जो होती है वह मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच एक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक होती है, और इसी प्लेसेंटा के माध्यम से जो शिशु होते हैं उसमें रक्त और भोज्य पदार्थों को मादा के शरीर से शिशु तक पहुंचाया जाता है, जबकि शिशु के द्वारा जो विसर्जित मल होती है उसे गर्भाशय में बाहर इसी प्लेसेंटा के माध्यम से होती है। तो इस बिंदु को हमें याद रखना है कि प्लेसेंटा के माध्यम से जो शिशु होता है उसे मादा के द्वारा भोजन एवं रक्त की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।